नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रथम पोस्ट और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और बंगाल में आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि फाल्टा सीट पर जिस पर रीपोलिंग हुई थी 21 तारीख को, आज 24 तारीख को उसके नतीजे आ गए। और नतीजे भी ऐसे वैसे नहीं आए हैं। नतीजे ऐसे आए हैं कि जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक प्रकार से नाचने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी ये सोची नहीं थी कि फाल्टा जैसी सीट पर वो 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल करेगी, लेकिन ऐसा हुआ है। आपको याद होगा कि जब शुभेंदु अधिकारी पहुंचते थे फाल्टा में, जब उनका रोड शो हुआ था, जब वो भाषण दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि फाल्टा में इस बार भगवा झंडा लहराएगा, और वो हो गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उसके बाद से लोगों को ये लग रहा था कि फाल्टा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन इतनी बड़ी मार्जिन से जीतेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। हालांकि उसमें एक कारक के रूप में आप ये कह सकते हैं कि जो जहांगीर खान टीएमसी के उम्मीदवार थे, वो चुनाव से ठीक पहले, यानी मतदान से ठीक 2 दिन पहले एक प्रकार से उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो उनके ईवीएम में जरूर उनका नाम था और टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में उनका नाम था। वहां पर लोगों ने उनको कुछ वोट भी दिया, लगभग 7-7,500 के आसपास उनको वोट भी आए, लेकिन उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था ऑन रिकॉर्ड आकर के कि मैं मैदान से हट रहा हूं। उसके बाद से तो ये लोग मान ही रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, लेकिन 1,09,021 वोटों से जीत होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अब इस सब के पीछे क्या गुना गणित रहा, इस सब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं संजीव प्रियदर्शी, जो वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो जीत हुई है इसको आप किस रूप में देखते हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत के रूप में इसको देखा जाए, या ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी तो जीतेगी ही, लेकिन जो पहली परीक्षा थी शुभेंदु अधिकारी की, उसमें वो पास नहीं, डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हुए हैं। क्या ऐसा मान सकते हैं संजीव जी? जी नमस्कार प्रवीण जी, आपको और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी। निश्चित रूप से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है और बीजेपी के इस विक्ट्री में कई सारे मैसेज हैं, पॉलिटिकल मैसेज। एक तो पहला पॉलिटिकल मैसेज है कि टीएमसी के पतन के बाद सीपीएम का उभार हो गया, और अगर सीपीएम के साथ कांग्रेस को भी मिला दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के भी कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहे हैं, तो लगभग 50,500 से ज्यादा 50,700 वोट से ज्यादा वोट इन दोनों पार्टियों को मिला है। शंभुनाथ कुर्मी जी जो सीपीएम के उम्मीदवार है दूसरे नंबर पर हैं, 40,645 वोट मिला। इसका मतलब यह है कि जो मुस्लिम वोट है उनको लगा कि टीएमसी जब फाइट में नहीं है तो वो सीपीएम और थोड़ा कांग्रेस के पक्ष में चलेगा। तो ये ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि धीरे धीरे टीएमसी कोलैप्स करेगी। टीएमसी के पार्षद भाग रहे हैं, विधायक डरे हुए हैं, विधायक भी भागेंगे, तब टीएमसी का वोट शिफ्ट होगा सीपीएम और कांग्रेस की तरफ। और ये ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी। और आज ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया प्रवीण जी, क्योंकि वो उन्हें पता था कि शाम तक फाल्टा की जीत पर पूरे बंगाल और पूरे देश में चर्चा होगी। इससे पहले उन्होंने फेसबुक पर आकर तृणमूल कांग्रेस के फेसबुक पेज से और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, वही आरोप लगाए तमाम तरह के, लेकिन उनके उसमें ये देखिए, वो ये कह रही हैं कि टीएमसी हारे नहीं, हराया गया है। सवाल ये है कि फाल्टा में जब उनका कैंडिडेट भाग गया या जब उनका कैंडिडेट लड़ रहा था तो ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी प्रचार करने क्यों नहीं गए? दूसरी बात है, जब कैंडिडेट भाग गया मैदान छोड़कर
तो कम से कम ममता बनर्जी को, अपने कैंडिडेट को तो सब सार्वजनिक रूप से फटकारना चाहिए कि तुम क्यों भागे मैदान छोड़कर। बिल्कुल। आप सोचिए, एक पार्टी का, ऐसी पार्टी का कैंडिडेट भाग गया मैदान छोड़कर, जो 15 साल से जो शासन कर रही थी, एक छत्र शासन कर रही थी, और वो धमकी दे रही है आज की अब कोलकाता छोड़िए, अब दिल्ली में दखल कर वो। तो एक, इसका मतलब ये है कि एक अपनी बनाई झूठ एक होती है, उस झूठ के जाल में खुद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी फंस चुके हैं, और वो उसी झूठी दुनिया और झूठे ख्वाब में जी रहे हैं कि हम फिर लौटेंगे, हम बाउंस बैक करेंगे। तो मुझे लगता है कि फाल्टा ने जो आज मैसेज दिया है, एक तो ये कि देखिए 71.20% से ज्यादा वोट बीजेपी को पड़ा, यानी 100 वोट अगर पड़े हैं तो 71 वोट बीजेपी को पड़ा है। नहीं तो फिर संजीव जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि क्या यहाँ जो हम लोगों ने जो रिपोर्ट दिखाई थी, खास करके 21 तारीख को जिस दिन मतदान हो रहे थे, उस दिन हम लोगों ने ये कहा था कि वहां पर मुस्लिम मतदाता भी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, खुद मुस्लिम मतदाता कह रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि वो ना सिर्फ जुबान पे था, बल्कि वो जब वोट डला और आज जब मतगणना हुई, उसमें भी ये देखने को मिल रहा है कि अगर बाकी वोट को आप एक साइड में जोड़ भी दें, तब भी मुस्लिम जो वोटर हैं वहां पर वो इससे ज्यादा है। इसका मतलब वो बाकी वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शिफ्ट हुआ है, ये माना जाएगा? नहीं, देखिए वहां 15-16% मुस्लिम वोटर हैं, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम और मतुआ दलित समाज के लोग मिला के वहां पे लगभग 27-28-30% के आसपास बताए जाते हैं, दोनों मिला। तो मुझे लगता है वही 15-16% मुस्लिम वोटर्स हैं, और वो मुस्लिम वोट 3 जगह बटा। एक 7,783 वोट जहांगीर को भी गया, भले वो जहांगीर मैदान में नहीं था, लेकिन उसका सिंबल तो था टीएमसी का, और उसका नाम भी था ईवीएम में। और एक तरह से आप देखिए कि ये जहांगीर खान और टीएमसी को पता था कि उनकी करारी हार होने वाली है, लेकिन वो मैदान से हट गए पहले ही, ये सोच के कि उनके पास एक बहाना होगा ये कहने के लिए कि अगर हम चौथे नंबर पर खिसके हैं तो वो इसलिए खिसके हैं कि हमारा कैंडिडेट छोड़ के भाग गया। लेकिन कैंडिडेट और पार्टी दोनों को पता था कि अब जब फाल्टा में लोग निकलेंगे तो या तो वो बीजेपी समर्थक निकलेंगे या टीएमसी विरोधी निकलेंगे। यानी जो टीएमसी विरोधी भी वोटर हैं, जो बीजेपी को नहीं दे रहे, वो सीपीएम को दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन टीएमसी को नहीं दे रहे। ये इंटरनल सर्वे रहा होगा, और इसीलिए वो मैदान छोड़ के भी जो भागे, मुझे पहले भी लगता था वो इसलिए भागे कि वो हार की जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी पर ना जाए, क्योंकि ये डायमंड हार्बर मॉडल की हार है। ये डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है ये मामला। ये जैसे बीजेपी के लिए वाराणसी है, बीजेपी के लिए जैसे वाराणसी और काशी की सीट है, जैसे अहमदाबाद की सीट है, वैसे ही ये प्रतिष्ठा की सीट थी टीएमसी के लिए, क्योंकि डायमंड हार्बर तो क्या संजीव जी ये माना जाए कि अब जब 2029 में चुनाव लोकसभा के होंगे, उस वक्त जो है, अगर उस वक्त तक, मैं अभी भी जोड़ रहा हूं कि अगर उस वक्त तक अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ने की स्थिति में होंगे, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि वो हो ना हो उससे पहले वो जेल की यात्रा कर लें, जेल चले जाए, हो सकता है कि कुछ कन्विक्शन हो जाए और उसके बाद उनके चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध लग जाए। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2029 में अभिषेक बनर्जी वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब वो जो जिसका जिक्र आपने किया भी कि डायमंड हार्बर जो मॉडल है वो एक प्रकार से फेल हो गया, तो 29 में अभिषेक बनर्जी के लिए राह आसान नहीं है? नहीं, टीएमसी 29 तक बचेगी नहीं प्रवीण जी। अच्छा, अभी आप इससे भी आगे चरण बोल रहे हैं? हाँ, टीएमसी बचेगी नहीं, इसलिए नहीं बचेगी। देखिए आगे 5-7 महीने बाद वहां होने हैं लोकल बॉडी इलेक्शन, उसमें टीएमसी साफ हो जाएगी। वैसे टीएमसी के पार्षद, काउंसलर ये सब इस्तीफा भी दे रहे हैं, हाँ, बड़े पैमाने पर इस्तीफा दे रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। देवलीना विश्वास ने दे दिया, उसके बहुत सारे दे रहे हैं। और आप तो अभी जिस प्रकार से फरीद जो है, ये भी जो कि बॉबी के नाम से मशहूर है, ये भी सुनने में आया है कि ममता बनर्जी के घर से भाग के निकल गए।
हाँ, इनको कुछ डाटा है बहुत बुरे तरीके से, और जैसा सुनने में आ रहा है वो शब्द बोला नहीं जा सकता। ममता बनर्जी ने इसको इसलिए बहुत डांटा है फिरहाद हकीम को कि इसके वार्ड में भी टीएमसी हार गई थी। यानी फिर जो इसका बिल्कुल। वार्ड था भवानीपुर वाला इलाका, वहां उसमें भी है। भवानीपुर में इसके वार्ड में भी हार गई थी ममता बनर्जी, इसलिए उनको बहुत अपशब्द भी बोले ममता बनर्जी ने, जो हम लोगों के सूत्रों ने बताया है कोलकाता से, लेकिन हम ये बात बोल नहीं सकते, इस तरह के अपशब्द बोला। और इसीलिए बिल्कुल। जब वो बाहर निकला फिरहाद हकीम, तो उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा निराशा और आक्रोश, गम, गुस्सा दोनों का भाव था। तो सवाल ये है कि जब लोकल बॉडी इलेक्शन से भी साफ हो जाएगी अगली बार टीएमसी, तो उसके पास वर्कर नहीं मिले। आप सोचिए, फाल्टा में पिछले बार 41,000 वोट से जीते और इस बार कैंडिडेट भाग गया। कहीं पूरे फाल्टा में टीएमसी का एक झंडा तक नहीं लगा हुआ था। दूसरी बात है कि टीएमसी का परंपरागत वोट सीपीएम और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और सीपीएम और कांग्रेस अब अलायंस करके लड़ेगी। उन्होंने आकलन कर लिया कि टीएमसी का वोट अगर उनके तरफ आता है तो कम से कम 40-50 विधायक दोनों को हो सकता है अगले चुनाव में, और 5-6 सांसद हो सकते हैं उनके, 3-4 सांसद हो सकते। तो और टीएमसी पार्टी किस पर थी? देखिए, वर्कर तो उनके भाग चुके थे, आईपैक संभाल रही थी पार्टी, ये सब ने, रिजू दत्ता वगैरह सब ने बोल दिया। दूसरी बात है, टीएमसी का अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं था। जैसे कोई किसी पार्टी की आइडियोलॉजी होती है तो वो टिकी रहती है, सत्ता में रहे ना रहे। जैसे सीपीएम देखिए, 15 साल सत्ता से बाहर रही, टिकी रही। बीजेपी देखिए, 321 कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, तब भी पार्टी टिकी रही। तो पार्टी के लिए विचारधारा उसका प्रमुख स्तंभ है। अब टीएमसी की विचारधारा क्या थी? वो तो कट, कमीशन, तोलाबाजी, तुष्टीकरण का हथियार फेल हो गया, वो अब काम ही नहीं है, वो चूक गया, जंग लग गया उस गोली बंदूक में भी, और कारतूस जो है फूका हुआ हो गया। दूसरा मुद्दा है कि अब पार्टी को चलाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो कहां से लाएंगे? वर्कर भाग गए छोड़ के। और सबसे बड़ी बात है, कोई पार्टी जनता से बनती है, जनता से टूटती है। जनता ही टूट गई टीएमसी से, और जोड़ा फूल 2 भागों में टूट गया। मुझे लगता है कि काली घाट में ही समाधि ले चुकी है टीएमसी। सब जान रही है बात, ये ममता बनर्जी भी जान रही है, ये अभिषेक बनर्जी भी जान रहे हैं। और अब मुझे लगता है, देखिए, ममता बनर्जी को ज्यादा बीजेपी टच नहीं करेगी, क्योंकि ममता बनर्जी के प्रति अभी भी कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर होगा बंगाल के लोगों में, खास करके महिलाओं में। लेकिन अभिषेक बनर्जी को लेकर बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। इसलिए अभिषेक बनर्जी अगर जेल चले जाते हैं और उन पर मामले भी हैं, कन्विक्शन हो जाता है, तो टीएमसी का भविष्य कौन संभालेगा? तो अब सब लड़ते रहे, कुणाल घोष, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, सोयनी घोष, ये सब आपस में लड़ेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी अभी आप सोचिए 29 का चुनाव ममता बनर्जी लड़ेंगी। 3 साल में तो अभी सत्ता गई है, तो अभी बहुत सारा डाउनफॉल हो गया है उनको। तो भविष्य उनका अभिषेक बनर्जी, और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इतने ज्यादा मामले हैं, और उनके खिलाफ लोगों की नाराजगी ऐसी है कि उनके घर के आगे लोग क्या क्या कर रहे हैं। हरिश्चंद्र मुखर्जी रोड पे जो 188A उनका शांति निकेतन जो भवन का नाम है उनका, उसके आगे आप देखिए पूरे बंगाल के लोगों का गुस्सा फूट रहा है। तो ये सारा जो गुब्बारा था उसमें हवा भरी थी, वो गुब्बारा फूट गया। सत्ता के दम पर वो पार्टी चल रही थी। अब इनका यानी कि संजीव जी, ये कहा जाए कि ममता बनर्जी जो सपना देख रही थी कि वो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को लीड करेगी, वो लीड तो छोड़िए, अपने राज्य में वो अपनी पार्टी भी बचा ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। और इधर दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इलेक्शन में जिस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस रहा वो तो रहा ही, अब जब ये रिपोल हुआ है उसमें तो ये ग्राफ और भी चढ़ गया। और जिस प्रकार से शुभेंदु फैसले ले रहे हैं, उससे आपको लगता है कि आने वाले समय में वो एक और बड़े लीडर के रूप में भारतीय जनता पार्टी में इमर्ज करेंगे? नहीं, देखिए, 21 में ही मुझे लगा था, क्योंकि 21 का मैंने कवरेज किया था, मुझे 21 में ही लगा था कि इस पर्सनालिटी में, इस पॉलिटिकल पर्सनालिटी में दम है, क्योंकि मैं भाषण बंगाली में उनका सब समझता था। और जो उनका जो लड़ने का जज्बा था, मतलब बीजेपी को उन्होंने सिंगल हैंडेडली ममता बनर्जी जैसी क्रूर और निर्मम शासक के आगे बीजेपी को खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के विचारधारा से तो वो जुड़े ही हैं, उसको तो आगे लेकर चल ही रहे हैं। टीएमसी के भी सारे राज जान रहे हैं। बिल्कुल। तो ये टीएमसी का कितना सिंडिकेट है, कहां क्या है, वो सब पता है। और यही फार्मूला आप हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी लागू की। हिमंता बिस्वा शर्मा को भी सब पता है, कांग्रेस का भी राज पता है, एआईयूडीएफ का भी राज पता है। और देखिए, सीटें बढ़ गई असम में।
तो अब कहीं नहीं, मुझे लगता है 15 साल तो सब आंख मूंद के सो जाएं विपक्षी। हाँ, ये जरूर है कि टीएमसी का जो वोट है वो आगे चलकर वो जाएगा कांग्रेस के पक्ष में और सीपीएम के पक्ष में, और सीपीएम कांग्रेस में अलायंस हो जाए तो उनको फायदा होगा। हाँ, उनको फायदा होगा, लेकिन टीएमसी की आज इतिश्री हो गई। चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। और अब तक अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका एक एक सब्सक्राइबर हमको हौसला देगा इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो आप बने रहिए प्रथम पोस्ट के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।